नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्पेशल नोट्स यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों, जो हमारी साइकोलॉजी की टेस्ट सीरीज चल रही है उसके पार्ट नंबर 12 की। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, देखेंगे जो आपको हर प्रकार के टीचिंग एग्जाम्स में या पात्रता परीक्षा में काम आएंगे। दोस्तों वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, देखने से कुछ न कुछ आपकी जो नॉलेज है वही बढ़ेगी, कोई नुकसान आपका नहीं होने वाला है। बहुत मेहनत से क्वेश्चंस आपके लिए तैयार किए हैं। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और जो अपना कीमती सुझाव है वो भी अवश्य दीजिए। तो बिना देरी के चलिए शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों आज का, इनमें से कौन सा कारक अधिगम को अभिप्रेरित करने वाला है? ऑप्शन है बाह्य कारक, विफलता से बचने के लिए प्रेरणा, लक्ष्य को प्राप्त करने पर व्यक्तिगत संतुष्टि, या फिर उपयुक्त में से कोई भी नहीं। देखिए दोस्तों और बताइए कौन सा आपके अनुसार करेक्ट आंसर होगा। कमेंट करके बताइए अपना करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसमें पूछा गया है कि बाह्य कारक या जो भी ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा अधिगम को प्रेरित करने वाला है। तो एक ऑप्शन अपने को चूज करना है। तो अधिगम को प्रेरित करने वालों में देखिए दोस्तों, बाह्य कारक तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि फोर्सफुली हम किसी को कुछ सिखा नहीं सकते, तो ये कैंसिल हो जाता है। विफलता से बचने के लिए प्रेरणा, ये भी कैंसिल कर देते हैं हम। फिर आता है लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, है इंटरनल मोटिवेशन है, कहीं ना कहीं देखा जाए तो लक्ष्य को, टारगेट को प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत खुद से इंडिविजुअली अगर कोई प्रेरित होता है तो वो बहुत ही बढ़िया रहता है। तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड जिसने भी चूज किया है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला है, वाइगोत्स्की ने बच्चों के अधिगम में निम्नलिखित कारकों में से किसी एक की भूमिका के महत्व पर सबसे ज़्यादा जोर दिया है। ऑप्शन है सामाजिक, वंशानुगत, मानसिक, शारीरिक। तो वाइगोत्स्की ने बच्चों के अधिगम में किस कारक को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है वो बताना है आपको। साथ के साथ अपने जो आंसर हैं दोस्तों ज़रूर कमेंट करते जाइए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा पहुंच सके। तो दोस्तों वाइगोत्स्की ने बच्चों के अधिगम के लिए जो महत्वपूर्ण कारक माना है वो माना है सामाजिक। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धि परीक्षण में 16 साल के एक बच्चे का स्कोर 75 है, उसकी मानसिक आयु होगी 6 साल, 8 साल, 10 साल या फिर 12 साल। तो IQ का आपको फॉर्मूला पता होगा दोस्तों। IQ बराबर होता है MA मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। तो इसमें आपको मेंटल एज पूछी गई है और IQ दे रखा है 75, और क्रोनोलॉजिकल एज या शारीरिक आयु जो हो वो 16 साल दे रखी है, यानी कुछ इस प्रकार दिया हुआ है 75 बराबर MA आपको निकालना है मेंटल एज, ये 16 साल दी गई है और ये 100। तो अगर मान लीजिए सोल्व करें तो 25 से कम 25, 25 75, 25 चौक 100, फिर 4 से काटे तो 4 चौक 16। अब ये इधर इस साइड 3 बचा है आपके पास, हो इस साइड 4 है, तो ये 4 इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो MA बराबर 3 चौक 12, यानी MA बराबर क्या आ जाएगा 12 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर जो अपना 4 है वो बिल्कुल करेक्ट
हो जाएगा। बिल्कुल आसान बढ़िया क्वेश्चन था दोस्तों। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसने भी ये चूज किया है बिल्कुल सही किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्यालय आधारित मूल्यांकन के आधार पर सही है? ऑप्शन है, राष्ट्रीय मानकों को प्राप्त करने में बाधक है, सभी विद्यार्थियों को निदान के माध्यम से और अधिक जानने में मदद करता है, शिक्षा बोर्डों की जवाबदेही कम करता है, या फिर उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। पढ़िए, ऑप्शंस आपके सामने हैं दोस्तों और बताइए जल्दी से। तो दोस्तों जो विद्यालय आधारित मूल्यांकन है वो विद्यार्थियों को निदान के माध्यम से यानी और ज़्यादा जानने में मदद करता है। यानी अपना जो ऑप्शन नंबर 2 है यहाँ वो इसके लिए अप्रोप्रिएट है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बच्चे कैसे सीख सकते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस संबंध में सत्य नहीं है? नहीं पूछा गया है दोस्तों। ऑप्शन है अपने पास, बच्चे कई तरीके से सीख सकते हैं, बच्चे केवल कक्षा में ही सीख सकते हैं, बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं, बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं। ऑप्शन आपके सामने है। पूछा गया है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। फटाफट कमेंट करके बताइए दोस्तों। मैं थोड़ा आसान कर देता हूँ। देखिए, बच्चे कई तरीके से सीख सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, पॉजिटिव है। बच्चे केवल कक्षा में ही सीख सकते हैं, इसमें थोड़ी नेगेटिविटी आ गई कि केवल कक्षा में ही सीख सकते हैं, ऐसा नहीं है, तो इसको थोड़ा अपन पॉजिटिव नहीं मानते। नेक्स्ट है, बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं, ये बिल्कुल सही है। बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं, तो बिल्कुल सही बात है। तो अपने पास जो पूछा गया सत्य कौन सा नहीं है, तो अपने पास सत्य एक ही नहीं है, ऑप्शन नंबर जो 2 है, बच्चे केवल कक्षा में ही सीखते हैं, ये अपने पास सत्य कथन नहीं है। जिसने भी ये चूज किया बिल्कुल सही है आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है? फाइन मोटर का उदाहरण पूछा गया है दोस्तों। तो फाइन मोटर ऑप्शन है कूदना, लिखना, दौड़ना, चढ़ना। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। कूदना, दौड़ना और चढ़ना ये है फाइन मोटर में नहीं आते, और जो लिखना है ये आता है फाइन मोटर में, ठीक है। और बाकी जो कूदना दौड़ना ये हैवी एक्टिविटीज़ हैं, तो ये फाइन मोटर में नहीं आती, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है अपने पास, किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? ऑप्शन है डेविड वेसलर ने, चार्ल्स डार्विन ने, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने, या फिर अल्फ्रेड बिने ने। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए जल्दी से कमेंट करके। बिल्कुल दोस्तों, यही किया होगा आपने भी। सबसे पहले जो बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था वो किया था अल्फ्रेड बिने ने। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है, एक विकलांग बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो एक शिक्षक को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? ऑप्शन है, उसकी विकलांगता के अनुसार उसे एक विशेष स्कूल में भेजना चाहिए, अन्य छात्रों से उसे दूर रखना चाहिए, सबसे पहले एक प्रवेश परीक्षा का संचालन करना चाहिए, या फिर सहयोगी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के अभिभावकों के साथ चर्चा करनी चाहिए। बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए कौन सा होगा। ऑप्शंस को देख लीजिए। इसमें पूछा गया है कि जब विद्यालय एक विकलांग बच्चा पहली बार आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो देखिए, आजकल इंक्लूसिव एजुकेशन का ज़माना आ गया है। पहले होता था स्पेशल स्कूल में भेजते थे, अलग थलग रखते थे। तो जो ऑप्शन फर्स्ट है वो तो हो जाएगा कट, क्योंकि विशेष स्कूल की बात नहीं कर सकते हम यहाँ पे।
नेक्स्ट है अन्य छात्रों से दूर रखना चाहिए, ये गलत बात भी गलत है। नेक्स्ट है सबसे पहले एक प्रवेश परीक्षा का संचालन करना चाहिए, तो ये बात भी गलत, क्योंकि मान लीजिए विकलांग बच्चा है, क्राइटेरिया पूरा नहीं हुआ तो क्या आप उसको एडमिशन नहीं दोगे, तो ये भी गलत है। लास्ट जो बचा है, सहयोगी योजना विकसित करने के लिए बच्चों के अभिभावकों के साथ चर्चा करनी चाहिए, तो ये बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला है, दो शिक्षार्थी भाषा सीख रहे हैं, एक शिक्षार्थी जो अपनी मातृभाषा सीख रहा है और दूसरा शिक्षार्थी उसी भाषा को दूसरी भाषा के रूप में सीखता है। दोनों किस प्रकार की गलतियां समान रूप से कर सकते हैं? ऑप्शन है अति सामान्यीकरण, विकासात्मक सरलीकरण, उपयुक्त 1, 2 और 3 में से कोई भी नहीं, यानी उपयुक्त में से कोई भी नहीं। क्वेश्चन आपके सामने है, पढ़िए और बताइए दोस्तों आंसर जल्दी से। तो दोस्तों जो दोनों शिक्षार्थी हैं वो विकासात्मक, ऑप्शन नंबर जो 2 है, इस प्रकार की गलती सामान्य रूप से कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने भी यही सोचा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प एक बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं से संबंधित नहीं है? नहीं पूछा गया है दोस्तों। ऑप्शन है संगति की आवश्यकता, प्रशंसा या सामाजिक अनुमोदन की आवश्यकता, भावनात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, या फिर नियमित रूप से शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना। इसमें ये पूछा गया है सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता से संबंधित नहीं है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है दोस्तों। संगति का मतलब जो भी हम सोशलाइजेशन करते हैं, जिसके साथ भी उठते बैठते हैं, ये हो गया। दूसरा है प्रशंसा, सामाजिक अनुमोदन की आवश्यकता, ये सही है। भावनात्मक सुरक्षा, ये भी बिल्कुल सही है। जो फोर्थ ऑप्शन है दोस्तों, नियमित रूप से शरीर से अवशिष्ट पदार्थों का बाहर निकालना, तो ये एक सामाजिक मनोविज्ञान आवश्यकताओं का हिस्सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए, यह मानना है। ऑप्शन है महात्मा गांधी का, मोंटेसरी का, प्रोवेल का, किलपैट्रिक का। बताइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। प्रारंभिक जो शिक्षा है उसकी मातृभाषा में दी जानी चाहिए, ये जो कथन है ये मानना है दोस्तों महात्मा गांधी जी का। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप साथ साथ वीडियो को भी शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल सके, वो भी हमारे साथ जुड़ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला है, व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है। ऑप्शन है निगमन प्रणाली, आगमन, अव्याकृति प्रणाली, या फिर कक्षा अभिनय प्रणाली। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। व्याकरण शिक्षण के लिए कौन सी प्रणाली उपयुक्त नहीं है, ये पूछा गया है। बताइए दोस्तों कमेंट करके अपना आंसर। तो दोस्तों जो कक्षा अभिनय प्रणाली है वो व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है। बहुत ही मतलब सही क्वेश्चन है। अलग से दिखता है कि कक्षा में अभिनय, व्याकरण को अभिनय के द्वारा कभी नहीं पढ़ाया जा सकता, तो कक्षा अभिनय प्रणाली यहाँ पे सीधा सा ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है, हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ्य योजना में उद्देश्य कथन आता है। ऑप्शन है प्रस्तावना प्रश्न के बाद, पूर्व ज्ञान के बाद, आदर्श वाचन के पश्चात, मौन वाचन से पहले। बहुत बढ़िया प्रश्न है, आपने लेसन प्लान बनाया होगा, उसके बिहाफ पे बताना है कि जो पाठ योजना में उद्देश्य कथन कब आता है। ऑप्शन आपके सामने है, तो एक ऑप्शन चूज करिए, कमेंट कीजिए जल्दी से। तो दोस्तों बिल्कुल सही, जब प्रस्तावना प्रश्न हो जाते हैं उसके बाद में
उद्देश्य कथन आता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन है व्याख्यान, वाक्य प्रयोग, भ्रमण, चित्र निर्माण। शब्द का अर्थ स्पष्ट करने का कौन सा तरीका सबसे उपयुक्त है, ये पूछा गया है। जल्दी से कमेंट कर दीजिए अपना आंसर दोस्तों। बिल्कुल दोस्तों, किसी भी शब्द का अर्थ करने के लिए उसको वाक्य में प्रयोग करके सिखाया जाता है, तो वो उसका सर्वाधिक अच्छा तरीका माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है अपना यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, वाचन के समय पुस्तक की आंखों से कितनी दूरी होनी चाहिए? ऑप्शन है 10 इंच, 9 इंच, 11 इंच या फिर 12 इंच। पढ़ते समय बुक जो है वो आंखों से कितनी दूर पे होनी चाहिए, ये बताना है। कमेंट कर दीजिए अपना आंसर फटाफट। बिल्कुल सही दोस्तों, जिसने भी 12 इंच ऑप्शन सोचा है, कमेंट किया है, बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस दृश्य उपकरण में पारदर्शी या फिर जिसे ट्रांसपेरेंट कहते हैं का प्रयोग होता है? ऑप्शन है स्लाइड प्रोजेक्टर में, ओवरहेड प्रोजेक्टर में, अपारदर्शी प्रोजेक्टर या एपिडाइस्कोप में या फिर फिल्म स्ट्रिप में। ये पूछा गया है कि कौन सा दृश्य उपकरण है जिसमें ट्रांसपेरेंसी का उपयोग होता है या प्रयोग होता है। तो दोस्तों जो ओवरहेड प्रोजेक्टर होता है, ऑप्शन नंबर 2 अपने पास जो है, इसमें पारदर्शी या ट्रांसपेरेंट का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मौन पठन के विषय में धारणा है। ऑप्शन है एकाग्रचित होकर पढ़ने का अभ्यास होता है, इसमें पठन की गति धीमी हो जाती है, पढ़ने की धीमी ध्वनि होठों से निकलती है, इसे आदर्श वाचन के तुरंत बाद किया जाना चाहिए। एक ऑप्शन आपको चूज करना है। करेक्ट आंसर जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि मौन पठन के विषय में क्या धारणा है। दोस्तों जो मौन पठन होता है वो चुपचाप एकदम शांत माइंड से एकाग्रचित होकर पढ़ने का है। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है, एकाग्रचित होकर पढ़ने का अभ्यास होता है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। प्रभाव के नियम के अनुसार उद्दीपक एवं अनुक्रिया का सहयोग होता है। ऑप्शन है सुखद, दुखद, 1 और 2 दोनों या फिर उदासीन। जो स्टिमुलस और रिएक्शन होता है उसका सहयोग कैसा होता है, ये बताना है आपको। तो दोस्तों जो रिएक्शन होता है किसी भी उद्दीपक का, वो सुखद भी हो सकता है और दुखद भी हो सकता है। कोई गारंटी नहीं कि सुखद ही हो या फिर दुखद ही हो। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथ में दोस्तों कमेंट करके बता दीजिए आपको क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, बुरे लग रहे हैं। अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कर दीजिए, अच्छे नहीं लग रहे हैं तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रस्तुतिकरण का संबंध प्रमुख रूप से होता है। ऑप्शन है छात्र से, शिक्षक से, कक्षा के वातावरण से या फिर गतिविधियों से। जल्दी से क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। तो दोस्तों जो भाषा शिक्षण के जो सिद्धांत हैं, सिद्धांतों के प्रस्तुतिकरण का जो मुख्य रूप से संबंध होता है वो होता है शिक्षक से। प्रस्तुत क्योंकि शिक्षक करता है, किस प्रकार करेगा, वो कैसे करेगा, वो सब शिक्षक के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है भाषा शिक्षण के चुनाव की जाने वाली शिक्षण विधि किस पर आधारित होती है? मान लीजिए भाषा का शिक्षण कराना है तो कौन सी शिक्षण विधि अच्छी रहेगी, ये डिसाइड
जो करता है वो कौन करता है? ऑप्शन है बाल केंद्रीयकरण पर, शिक्षक केंद्रीयकरण पर, प्रयोग पर, गतिविधियों पर। तो जो शिक्षण विधि चूज की जाएगी वो किस पे आधारित होगी? जल्दी से क्वेश्चन पढ़िए और बताइए अपना आंसर। तो दोस्तों आजकल चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, तो जो भी शिक्षण विधि चूज की जाएगी वो बाल केंद्रीकरण पर आधारित होगी। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भाषा शिक्षण में सरल से कठिन की ओर शिक्षण करना है। ऑप्शन है शिक्षण सिद्धांत, शिक्षण सूत्र, वैज्ञानिकता पर या फिर दार्शनिकता पर। सरल से कठिन की ओर हम कोई भी चीज़ सिखाते हैं बच्चों को तो ये शिक्षण करना है। ऑप्शन आपके सामने है, बताइए। तो दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये शिक्षण सिद्धांत है कि हम कोई भी चीज़ सरल से कठिन की ओर सिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है श्रवण कौशल को छात्रों द्वारा अधिगम उपकरण के रूप में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है कहानी, कविता एवं निबंध शिक्षण संबंधी नियमों को सुनकर, एक दूसरे को सुनाकर, एक दूसरे से बोलकर, या फिर एक एवं दो दोनों। तो दोस्तों कहानी, कविता, निबंध शिक्षण संबंधी नियमों को सुनकर और एक दूसरे को सुनाकर, यानी ऑप्शन नंबर जो 4 है यहाँ पे, एक एवं दो दोनों, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर 4 आपने भी यही सोचा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भाषा के अन्य विषयों से संबंधित कार्य है। ऑप्शन है अन्य विषयों के शिक्षण का माध्यम, अन्य विषयों के प्रस्तुतिकरण का माध्यम, एक एवं दो दोनों, या फिर प्रयोग का माध्यम। बताइए जल्दी से। दोस्तों आज का ये जो लास्ट क्वेश्चन है, वीडियो के अंत में अपना कीमती सुझाव ज़रूर दे के जाइएगा कि कैसे क्वेश्चंस लगे, अच्छे लगे, ठीक लगे, कैसे लगे। और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि सबको नॉलेज मिल सके, क्योंकि ज्ञान दोस्तों सिर्फ बांटने से ही बढ़ता है। और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि इसी प्रकार की वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों जो ये क्वेश्चन है अपना लास्ट क्वेश्चन है, इसका जो ऑप्शन नंबर 3 है, एक एवं दोनों, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्वेश्चंस आपको पसंद आए होंगे। अगली वीडियो तक दोस्तों खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।